हेलो दोस्तों। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज जिन प्रमुख टॉपिक पर विस्तृत चर्चा की जाएगी उनमें पहला है रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 के बारे में, जिसकी आज काफ़ी धूम है। दूसरा, चीन में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति के बारे में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के विषय में। और चौथा, एक इस्लामिक राष्ट्र वो कौन से हैं जहां विदेशी फिल्मों पर से सेंसरशिप हटा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। भारत और रूस के बीच इस मिसाइल के लिए किस वर्ष समझौता किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2018 में। रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली रेजिमेंट सोमवार 20 दिसंबर को भारत पहुंच गई है। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम के लिए भारत और रूस के बीच समझौता अक्टूबर 2018 में संपन्न हुई थी। मीडिया रिपोर्ट से जो खबर आ रही है इसके अनुसार इस S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती पंजाब सेक्टर में की जा रही है। आइए इस मिसाइल प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, अर्थात यह हवा के जरिए होने वाले अटैक को रोकता है। यह मिसाइल दुश्मन देशों के मिसाइलों को, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में बेहद कारगर है। इसका निर्माण रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने किया है और इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में की जाती है। दोस्तों, S-400 की सबसे बड़ी विशेषता इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें जो रडार लगे हैं वे 92N6E इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार हैं, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 600 किलोमीटर की दूरी से ये कई टारगेट्स की पहचान कर सकता है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकती है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यानी इसके अंतर्गत शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज एंड वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें होती हैं, जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की है। यह मिसाइल सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ान भरने वाले टारगेट को भी पहचानकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, आज S-400 मिसाइल प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में इसलिए है क्योंकि इसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगी हुई हैं और यह दुनिया के सबसे आधुनिक हथियारों में से एक मानी जाती है। भारत सरकार ने प्रदीप कुमार रावत को निम्न में से किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों, भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। चीनी मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले भारतीय विदेश सेवा के प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दोस्तों, प्रदीप रावत जो 1990 बैच के अधिकारी हैं, वे फिलहाल नीदरलैंड में, जी हां, जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड है, भारत के राजदूत हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये धाराप्रवाह चीनी भाषा बोलते हैं और पहले भी विदेश विभाग में इन्होंने 2014 से 2017 के बीच पूर्वी एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। चीन से जुड़े मामलों में उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त है। 2017 में चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद के दौरान भी रावत भारत की ओर से वार्ताकारों में शामिल रहे थे। वर्तमान में भारत और चीन के बीच 1.5 वर्षों से भी अधिक समय से जो तानातानी चल रही है, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे दौर में चीनी मामलों के विशेषज्ञ प्रदीप रावत की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 दिसंबर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार, सौहार्द और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 दिसंबर 2005 को की गई थी, किंतु इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। याद रखिएगा,
दिसंबर 2002 में विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी और इसे फरवरी 2003 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। ध्यान रहे कि विश्व एकजुटता कोष को ही ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य था गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस इस्लामिक देश में अब विदेशी फिल्मों को बिना किसी सेंसर के थिएटरों में दिखाई जाएगी? आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, खाड़ी के देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, जो एक इस्लामिक राष्ट्र हैं, ने अपने लिबरल अर्थात उदार इमेज बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। अब वहां विदेशी फिल्में बिना किसी काटछांट के यानी सेंसरशिप के थिएटर्स में रिलीज की जाएंगी। यूएई की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बहुत जल्दी में यह फैसला लिया और इस कानून को लागू भी कर दिया है। दोस्तों, नो सेंसरशिप पॉलिसी के द्वारा यूएई सरकार का उद्देश्य है विदेशी पर्यटकों को लुभाना। तो अब वहां क्या बदलाव होंगे? तो अब तक विदेशी फिल्में जो यूएई में दिखाई जाती थी उन्हें सेंसर किया जाता था, अर्थात ऐसा कंटेंट या पिक्चर जो इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है उन्हें हटा दिया जाता था। किंतु अब बिना किसी काटछांट के थिएटर्स में पूरी फिल्म दिखाई जा सकेगी। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने हालिया वर्षों में ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे विदेशी टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके। जी हां, पर्यटकों और निवेशकों को देश में आकर्षित करने के लिए उन्होंने ऐसे उदार नियमों को लागू किया है। इसके लिए इस्लामिक लीगल कोड में भी वहां कुछ बदलाव किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है, खासकर एक इस्लामिक देश के लिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस सीरीज में पिछले 2 दिनों के अंदर घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से बताई जाती है, जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।